वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान कॉलेज कैडर हिंदी के प्रश्न पत्र के बारे में। ठीक है ना, ये हाल ही में आयोजित किया गया था ये परीक्षा जो आपकी थी। तो जो ये परीक्षा है आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ये प्रश्न पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 150 प्रश्न पत्र इस पेपर में है। तो इसमें मैं 150 प्रश्न डिस्कस नहीं करूँगा। आज की इस वीडियो में 75 प्रश्नों को डिस्कस करूँगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बाकी जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें मैं दोनों वीडियोस को मर्ज करके दे दूंगा आपको, ताकि आपको आसानी से पूरा प्रश्न पत्र मिल सके। ठीक है ना, 150 के 150। इसी के साथ आपको बता देता हूँ हमारी टीम के द्वारा टीजीटी, एलटी और पीजीटी हिंदी के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। संपर्क करने के लिए आपको नंबर बता देता हूँ 8219312129 पे आपको संपर्क करना है। व्हाट्सएप माध्यम से आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च कर दिए गए हैं। व्याख्या वाले प्रैक्टिस सेट हैं, अगर आप उन्हें भी लेना चाहते हो तो आप संपर्क कर सकते हो। तो चलिए खैर वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, सीधे प्रश्नों के उत्तर देता रहूँगा ताकि आपको ज़्यादा लेंथी ना लग सके। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वो मौखिक हो विकास प्रतीत होता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो सही हो जाएगा विकल्प 1 रामचंद्र शुक्ल। दूसरा प्रश्न देखिए, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। तो सरहप्पा के लिए ये कथन किसका है? तो प्रस्तुत कथन सरहप्पा के लिए हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इनका ये कथन मिल जाएगा आपको हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक इनकी पुस्तक से। तो अवश्य आप पढ़ना इसको अगर आपको समय लगता है। अगला प्रश्न देखिए, 3 सुमेलित नहीं है। तो बताना है आपको निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं होगा। तो जो विकल्प 2 है, स्थूलीभद्र रास विजय सेन सूरी की रचना नहीं होगी, तो विकल्प 2 सुमेलित नहीं होगा। बाकी देखिए, चंदन वाला रास आंसू की रचना हो जाएगी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित की रचना हो जाएगी। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना हो जाएगी। तो अगर आप ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ते हैं तो देखिए आपके 3 प्रश्न बन जाते हैं यहाँ से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो विकल्प 4 होगा, पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। तो ये सरासर गलत हो जाएगा कि जो पद्मावत है पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं होगा ये। बाकी सही विकल्पों को देखते हैं। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ कही गई हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कथन है आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा कथन है पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है, तो ये कथन भी सही हो जाएगा। सिवाय 4 के बाकी सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए 5, मंजनकृत मधुमालती के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ही कथन यहाँ पर सही नहीं होगा। इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है, ये सही नहीं होगा यहाँ पर। बाकी जो कथन सही होंगे मधुमालती के संबंध में, इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है, ये भी सही हो जाएगा। फिर इसमें 5 अर्धाली चौपाइयों के बाद दोहा का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। इसी के साथ आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़िए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं महत्वपूर्ण PDF इत्यादि सेंड करता रहता हूँ, तो अगर आपको जुड़ना है तो अवश्य जुड़िएगा। अगला प्रश्न है 6, कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर से मुसलमानत्व। कबीर विषेक उक्त मान्यता किसकी होगी। तो ये मान्यता हो जाएगी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। विकल्प 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 7, हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन कौन सा है। तो विकल्प 1 ही यहाँ पर असंगत हो जाएगा। निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यानक तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित है, तो ये तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित नहीं है। बाकी जो सही कथन होंगे, ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है, बिल्कुल सही है। इनके पात्र मुख्यतः 2 श्रेणियों मानवीय और मानवेतर के हैं, तो ये भी सही हो जाएगा।
विकल्प 4, इन काव्यों की मूल भावना प्रेम है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो विकल्प 1 है अ, कबीर जो कुछ कहते हैं शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते हैं। 2 है, उनकी उक्तियां भेदने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प 2, अर्थात जो कबीर जो कुछ कहते हैं शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर नहीं कहते हैं। तो ये सरासर गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वे अपने अनुभव के आधार पर कुछ भी कहते हैं, ठीक है ना, उनके पास शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, इसका उनके पास अभाव है। बाकी उनकी उक्तियां भेदने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 9, कौन सा कथन असंगत है। तो जो विकल्प 3 है, जम्बनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी, तो ये गलत हो जाएगा, उनके द्वारा ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना नहीं की गई थी। बाकी जो सही विकल्प हो जाएंगे उन्हें देख लेते हैं। कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह ही प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नागरीदास थे, भगत नागरीदास, ये कृष्णगढ़ के राजा थे और इन्हें महाराज सावंत सिंह भी कहा जाता था। तो एक बार ही यहाँ पर मैं आपको चलो पहले प्रश्न को डिस्कस कर देते हैं, बाकी फिर देख लेते हैं। तो जो कौन सा असंगत है, विकल्प 3 यहाँ पर असंगत हो जाएगा। बाकी सही विकल्प को देख लेते हैं जो सही होगा। पहला था कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह ही प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास है, ये सही हो जाएगा। फिर दूसरा कथन है गागौनगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी, तो ये भी सही हो जाएगा। जो पीपा है, संत पीपा, ये रामानंद जी के शिष्य हैं और बाकी गागरौनगढ़ के ये महाराज हैं, ठीक है। फिर है सहजोबाई ने ब्रह्मतत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष निर्वचनीय स्थिति का अनुभूतिपर्क वर्णन किया है। तो ये हो गया इस प्रश्न के बारे में। बाकी यहाँ पर मैं बता रहा था आपको विकल्प 1 के बारे में। जो भगत कवि नागरीदास हैं, इनका ये नाम ऐसे नहीं पड़ा, ये शुरू से ही जिस टाइम से ये राजा थे उस समय से ही कविताएं रचते रहते थे। तो एक बार कुछ ऐसा होगा कि इन्हें अपने राज से विरक्ति हो गई और ये विरक्ति को अपनाकर वृंदावन चले गए। और जब ये वृंदावन चले गए थे तो वहाँ पर उनके साधु संतों ने, जो साधु संत थे, उन्होंने उतना स्वागत नहीं किया। जब इन्होंने कहा कि मेरा नाम सावंत सिंह है और मैं कृष्णगढ़ का राजा हूँ या नरेश हूँ, तो उन्हें लगा कि इनके अंदर तो अभी भी अहम की भावना है। जब इन्होंने अपना दूसरा नाम इन्हें बताया कि इनका नाम भगत कवि नागरीदास भी है, तो ये सुनने की देरी थी, वहाँ के सभी संतों ने इन्हें गले से लगा लिया और उनके स्वागत के लिए बहुत अच्छी तैयारियाँ करी थी। इसका भी ध्यान रखना है। तो ऐसी चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉलेज कैडर की तैयारी कर रहे हो तो मैं समझता हूँ आपको काफ़ी डीपली पढ़ना पड़ता है किसी भी विषय को। तो अगर आप डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक पढ़ते हो तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, उसको आपने पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 10, पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है सो जाको कछु लेन होए सो लेव। सूरदास की मृत्यु को निकट जानकर यह कथन किसने कहा था। तो ये कथन कहा था विट्ठलनाथ जी के द्वारा। विट्ठलनाथ कौन थे, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ, और इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई है वे भी छोड़ देता हूँ मैं आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए 11, पूछा गया है उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। शुक्ल जी का ये कथन किस कवि के लिए होगा। तो ये कथन हो जाएगा तुलसीदास जी के लिए। तो यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ये कथन है ये किस विद्वान के द्वारा कहा गया है। तो ये कहा गया है शुक्ल जी के द्वारा, और किसके लिए कहा है, महात्मा तुलसीदास जी के लिए। अगला प्रश्न है 12, कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। यह विनयोक्ति किस कवि की है। तो ये हो जाएगी तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न है 13, भाषा भूषण के रचनाकार कौन है। तो ये हो जाएगी महाराज जसवंत सिंह की रचना भाषा भूषण, और ये रीतिकाल में प्रमुख कवियों में से एक थे महाराज जसवंत सिंह। अगर पूछा जाए भाषा भूषण का क्या आधार है तो ये एक अलंकार ग्रंथ है। अगला प्रश्न है 14, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। कथन अ है निर्गुण भक्ति से गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों
ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्रदान है या प्राप्त है। ब हो जाएगा निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार एवं गोचर है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। दोनों ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए 15 पूछा गया है मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है। तो जो रचना है मूल गोसाई चरित, इसके रचनाकार हो जाएंगे बेनी माधव दास। तो जो बेनी माधव दास है, इन्होंने इस रचना में महात्मा तुलसीदास जी के चरित्र के बारे में जिक्र किया है। अगला प्रश्न देखिए 16 राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। तो जो विकल्प 4 हो जाएगा ये राजस्थान से संबंधित नहीं होगा, बाबरी संप्रदाय। बाकी निरंजन संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, ये तीनों ही राजस्थान से संबंधित भगत संप्रदाय हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए 17 तो इसमें पूछा गया है नावादास भक्तमाल, जो नावादास कृत है इसके टीकाकार कौन थे। तो भक्तमाल के टीकाकार माने जाते हैं प्रियादास। तो यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भक्तमाल किसकी रचना है, तो ये नावादास की रचना होगी और इसके टीकाकार थे या अनुवादक या आप कह सकते हैं इसकी प्रतिलिपि जो की थी वो प्रियादास के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है 18 राम भक्ति काव्यधारा से संबंध कवि नहीं हैं। तो जो राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित कवि नहीं है तो वे हो जाएंगे विकल्प 3 गदाधर भट्ट। तो ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित कवि माने जाते हैं। बाकी देख लेते हैं स्वामी अगरदास, ये राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित हैं। प्राणचंद चौहान और हृदय राम, ये तीनों ही राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित होंगे सिवाय गदाधर भट्ट के। अगला प्रश्न है 19 इनमें से कौन सा कवि ज्ञानमार्गी विचारधारा से संबंध नहीं रखता है या उससे संबंधित नहीं माना जाता है। तो विकल्प 2 है, ये नहीं होंगे ध्रुव दास। बाकी जमनाथ, मल्लुक दास, सुंदर दास, ये तीनों ही ज्ञानमार्गी कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए 20 इसमें पूछा गया है राधा बल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो जो संप्रदाय है राधा बल्लभ, ये वैष्णव भक्ति से संबंधित संप्रदाय है और इसके प्रवर्तक माने जाते हैं हित हरिवंश। अगला प्रश्न देखिए 21 तो इसमें पूछा गया है कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है। तो विकल्प में है कबीर परिचय अनंतदास की रचना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञान समुद्र सुंदर दास की रचना है, तो ये भी सही हो जाएगा। विकल्प 3 है ज्ञान दीपक दरिया साहब की रचना हो जाएगी, ये भी सही है। तो जो विकल्प 4 है ज्ञानबोध रामानंद की रचना है, तो ये सरासर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध क्या है। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत कौन है। तो ये हो जाएंगे पीपा। तो पीपा दादू दयाल की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं, ये आते हैं रामानंद की शिष्य परंपरा में। बाकी सुंदर दास, रज्जब दास, गरीब दास, ये तीनों ही संत दादू दयाल के शिष्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 23 तो इसमें पूछा गया है हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया से प्राय 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। उक्त कथन किसका होगा। तो ये कथन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास को रीति काल के अंतर्गत नहीं मानते हैं, ये इन्हें भक्ति काल के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि जो केशवदास का जन्म है ये 1555 ईस्वी के आसपास माना जाता है, इसीलिए इन्हें पहले रखा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए 24 निम्नलिखित कथनों से संबंधित सही विकल्प चुनिए। कथन अ है रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली है। कथन 2 है उनकी या उसकी अंतःप्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंध से ही समझा जा सकता है। तो दोनों ही कथन सही हो जाएंगे यहाँ। अगला प्रश्न है 25 असंगत विकल्प चुनिए। तो पहला ही विकल्प यहाँ पर असंगत हो जाएगा कि देव और बिहारी पदम सिंह शर्मा की रचना नहीं होगी। बाकी बिहारी और देव लाला भगवान दीन की रचना हो जाएगी। फिर एक कविवर बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना हो जाएगी। बिहारी की बाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना हो जाएगी।
अगला प्रश्न है 26 150 बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। इस गद्यांश के रचयिता कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे ठाकुर। अगला प्रश्न है 27 विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? तो विज्ञान गीता के रचनाकार हो जाएंगे विकल्प डी या 4 केशवदास। अगला प्रश्न है 28 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? तो जो मात्र अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं होगा तो ये विकल्प 3 होगा। बाकी जो कवि कुल कंठाभरण, शिवराज भूषण, ललित ललाम ये तीनों ही ग्रंथ अलंकार निरूपक माने जाते हैं। बाकी जो कवि कुल कल्पतरु है ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए 29 कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक नहीं है? तो ये हो जाएगी विकल्प बी वृत्त विचार। बाकी जो भाषा भूषण है, काव्य रसायन है, काव्य निर्णय है। तो प्रश्न मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ दिया। देखिए प्रश्न ये है कि कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? तो जो पिंगल छंद निरूपक होगी तो ये हो जाएगी विकल्प बी वृत्त विचार। अगला प्रश्न है 30 तो पूछा गया है कौन सी रचना रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? तो ये जो विकल्प 4 है पद्माभरण ये मात्र रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं होगी, ये मानी जाती है आपकी अलंकार निरूपक रचना। बाकी देखिए जगत विनोद, सुधानिधि, सुख सागर तरंग ये तीनों ही रस नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए 31 पूछा गया है सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है? तो ये तोष या कवि तोष नहीं होंगे, बाकी प्रतापशाही, सोमनाथ और भिखारीदास होंगे। अगला प्रश्न है 32 पूछा गया है रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखो विकल्प 1 सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित है, सही है। कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्यशास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया है, तो कुछ रचनाएं लक्षणमुख हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। विकल्प 4 है रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग है, तो ये भी सही हो जाएगा। पर जो विकल्प 3 है ये असंगत हो जाएगा। इस काल के रीति ग्रंथ लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त थे, तो ये पूर्णतः मुक्त नहीं माने जाते। अगला प्रश्न है 33 आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से ये कहते हैं कि अमुकामुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। उक्त कथन किसका होगा? सुंदर सा प्रश्न है, देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो ये कथन हो जाएगा मिश्र बंधुओं का। अगला प्रश्न है यहाँ पर 34 मतीराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का डैश हुई काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में ये श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का ये कथन पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में है? तो ये हो जाएगा विकल्प 3 जगत विनोद के लिए। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न देखिए 35 भक्तिकालीन रामकाव्य धारा के विषय में असंगत कथन कौन सा है? तो ये जो विकल्प 4 है ये असंगत हो जाएगा। कथन है यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। ये जो भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में ये कथन असंगत हो जाएगा, क्योंकि जो कृष्ण काव्य है पूर्णतः मुक्त नहीं माना जाता। कृष्ण काव्य जो राम काव्य परंपरा है ये पूर्णतः कृष्ण काव्य से मुक्त नहीं माना जाता है, क्योंकि आपको तो ज्ञान होगा ही होगा, कोई ना कोई प्रभाव किसी न किसी रचना पर रहती ही है उस समय की। ठीक है। अगला देखिए जो सही विकल्प होंगे यहाँ पर, इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है, बिल्कुल सही है। इसमें लोक संग्रह की भावना है, यह भी हो जाएगा। यह काव्य अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं में रचित है, तो यह भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 36 केशवदास के कृतित्व विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो विकल्प 1 है रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है, तो ये केशवदास के कृतित्व विषयक सही कथन नहीं होगा। बाकी जो सही कथन होंगे वे देख लेते हैं। इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधित है, सही है।
चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रधान हो गया है। ये भी सही है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला लक्षण ग्रंथ है, तो ये भी सही हो जाएगा। आगे देखिए 37, किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारीदास की होंगी? तो जो विकल्प 4 है, काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदोर्णव, पिंगल, ये तीनों ही इनकी रचनाएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न है 38, मतीराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो विकल्प 3 है ये सही नहीं होगा। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रियाविदग्ध हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सही हो जाएंगे, उन्हें देख लेते हैं। रसराज और ललित लाम इनकी विशिष्ट ख्याति के मुख्य आधार हैं। दूसरा विकल्प है रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है, सही है। और चौथा विकल्प है ललित लाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण मिलते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है यहाँ पर 39, तो इसमें पूछा गया है कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं होगा? तो जो विकल्प 2 है ये सही नहीं होगा। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं। बाकी देखिए जो सही होंगे, इनकी कविता बीरस प्रधान है। रुद्र सोलंकी या सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया था। रीतिकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली है, तो ये तीनों ही सही कथन हो जाएंगे। बाकी ये गलत हो जाएगा विकल्प 2। अगला प्रश्न देख लेते हैं 40, तो इसमें पूछा गया है देवकृत सुखसागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश किसने माना? तो ये माना था डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। अगला प्रश्न है 41, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी का यह कथन किस रचना के संदर्भ में होगा? तो ये हो जाएगा बिहारी सतसई के संबंध में। अगला कथन है 42, स्थापना है जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। तर्क है यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी, तो ये कथन दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए 43, आपको जो तर्क और स्थापना वाले प्रश्न है ढंग से देखने हैं। यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न आसानी से निकल जाते हैं, ठीक है। बाकी अगर LT वगैरह की बात करें हम, LT टेट, वहाँ पर ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। PGT में भी इतने हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन जो कॉलेज कैडर है वहाँ पर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पर आपको ये ध्यान से देखनी है पूरी वीडियो को, चाहे वो LT का स्टूडेंट हो, LT कमीशन का, PGT हिंदी का हो, TGT हिंदी का हो, सभी को ध्यान से देखने हैं, क्योंकि आपको एक तरह से आइडिया लग जाएगा कितने हार्ड प्रश्न पूछे जाते हैं और आप किस प्रकार इस प्रश्न पत्र को बना सकते हो। आगे क्या है प्रश्न देख लेते हैं। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा वही कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। तो तर्क है, क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्त्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे हैं जिनका आज पता तक नहीं है? तो ये कथन दोनों सही हो जाएंगे। स्थापना भी सही हो जाएगी और तर्क भी सही हो जाएगा। आगे है 44, प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का किसके संदर्भ में है? तो ये रीतिकाल के कवि थे आलम, उनके संबंध में है। अगला प्रश्न है 45, नहीं महाब्रजभान प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा कही गई है? तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति कही गई थी ब्रजनाथ जी के द्वारा। 45 का सही विकल्प यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने के लिए मिलता है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, वहाँ पर ये पंक्ति और ये ब्रजनाथ जी के बारे में बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में ये प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। जहाँ तक मैंने खोजा था वहाँ पर मुझे ये नहीं मिला कि ये पंक्ति ब्रजनाथ जी के द्वारा उनकी प्रशस्ति के लिए कही गई थी। अगला प्रश्न देखिए 46, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। काव्य किसके, ये मत किसके द्वारा कहा गया है? देव के द्वारा कहा गया है। ये अभिधा उत्तम काव्य है। अगला प्रश्न देखिए 47, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिल्ले ही
कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का उक्त मत किस कवि के विषय में है? तो पहले तो ध्यान रखिए, जो ये कथन है इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष पिल्ले ही कवियों में मिलता है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है और किसके संबंध में है? देव जी के संबंध में। विकल्प 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45। सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो जो विकल्प 2 है, कवित रत्नाकर आद्यंत रामचरित्र और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत है। तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर और चीज़ें भी कवित रत्नाकर में कही गई हैं, सिर्फ राम भक्ति से संबंधित ये रचना नहीं होगी। बाकी कवित रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना है, सही है। विकल्प 3 है, इनकी अप्रितम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन से संबंधित है, सही है। श्लेष इनका प्रिय अलंकार है, तो ये भी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 49। आगे के कवि रिझहीं तो कविताई ना तो राधिका कहनाई सुमिरन को बहाने हैं। यह काव्यांश के रचनाकार कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे भिखारी दास। अगला प्रश्न देखिए 50। निम्नलिखित में से प्रबंधात्मक रचना है, तो बताना है कि कौन सी रचना प्रबंधात्मक है। जो हिम्मत बहादुर बिरुदावली है, तो ये रचना हो जाएगी प्रबंधात्मक रचना। किसकी रचना हो जाएगी? ये केशवदास की। अगला प्रश्न है 50। निम्नलिखित में से प्रबंधात्मक रचना है, तो बताना है कि कौन सी रचना प्रबंधात्मक होगी। तो जो विकल्प 2 है, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, ये प्रबंधात्मक रचना होगी। बाकी देखिए 51। भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो जो विकल्प 1 है, इसकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया है। तो यह अधिकतर प्रबंध रूप में नहीं रचा गया है। बाकी देखिए विकल्प 2। पुष्टि मार्ग कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला को विशेष महत्व दिया गया है, सही है। विकल्प 3 है, कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला है। विकल्प 4 है, अधिकांश कृष्ण काव्य गीति पदों में रचा गया है। तो ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? तो जो विकल्प 4 है, प्रताप सिंह बिरुदावली सेनापति की रचना नहीं होगी। बाकी सही विकल्पों को देख लेते हैं। काव्य विवेक चिंतामणि की रचना है, शिवा वामनी भूषण की रचना है, वृत्त कौमुदी मतीराम की रचना है। अगला प्रश्न है 53। भारतेंदु युगिन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो जो विकल्प 4 है, इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा है। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी देखिए, यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु है, सही है। इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस अलंकार नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई हैं, सही है। इसमें देशभक्ति लोकहित सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 54। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगिन काव्यधारा में लक्षित नहीं होती है? तो जो विकल्प 2 है, हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता इस युग में नहीं मिलती है। बाकी जो सही विकल्प हो जाएंगे, प्रबंध मुक्तक प्रगीत प्रभृति सभी काव्य रूपों का प्रचलन है, सही है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिकाधिक प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली को महत्व दिया गया है, बिल्कुल सही है। आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल दिया गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55। मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो विकल्प 3 है, ये मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में सही नहीं होगा। क्या है? भारत भारती में आद्यंत भारत का गौरवगान वर्णित है, सिर्फ भारत का गौरवगान यहाँ पर वर्णित नहीं है। यहाँ पर और भी चीज़ें बताई गई है, ठीक है ना, किस प्रकार गौरव बढ़ा था और किस प्रकार गौरव घटा था। बाकी सही विकल्प देख लेते हैं। उर्मिला उत्ताप रचना ही रामकथा के रूप में परिवर्तित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित हो गई थी, सही है। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियाँ हैं, बिल्कुल सही है। पंचवटी का कथानक शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है, तो ये भी सही हो जाएगा। आगे है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का। एक प्रश्न आपके लिए है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, किसका कथन होगा? ये अवश्य मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है 57। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। उक्त कथन किसका होगा? तो ये कथन हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का।
एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। तो ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का हो जाएगा। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 58, रीतिकाल को श्रृंगाल काल किसने कहा? तो जो रीतिकाल को श्रृंगाल काल कहा गया था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया था। 58 का सही विकल्प यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 59। तो इसमें पूछा गया है, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं स्व को मुक्ति देना हो वह ना जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें ये सिखा देता है कि सबको मुक्त रखें। तो ये पंक्तियों के रचनाकार कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे अज्ञेय। 59 का सही विकल्प यहाँ पर 2 हो जाएगा, अज्ञेय। अगला प्रश्न है पंक्तियों को सुमेलित करने वाला। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान। तो ये किसकी पंक्ति हो जाएगी? पंत जी की पंक्ति हो जाएगी। फिर है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करके कवि ना, क्या है? प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कवि ना बासी फूल। तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? प्रसाद जी की पंक्ति हो जाएगी ये। फिर है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ। तो ये कथन हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन का। फिर है, धन्य में पिता निरर्थक था। तो ये कथन हो जाएगा आपका निराला जी का। आगे देखिए 61। तो इसमें पूछा गया है, निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं होगा? तो जो विकल्प 4 है ये कथन सही नहीं होगा। तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। तो ये गलत हो जाएगा। तुलसीदास में चिंतन ही अधिक होगा, कथा विस्तार कम। बाकी देखिए सही विकल्प, अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना और कलात्मक प्रौढ़ता की घोतक हैं। सही है। सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है। बिल्कुल सही है। राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरमोत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है। तो ये भी सही हो जाएगा। आगे है 62। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में ये कथन किसका होगा? पहले तो ध्यान रखिए, ये कथन कामायनी का है, अर्थात जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में कहा है। ये कथन सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 63। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। तो छायावाद की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए 64। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो जो विकल्प 4 है, प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की रचना नहीं होगी। बाकी सुमेलित हैं, उन्हें देख लेते हैं। बुद्ध और नाचघर हरिवंश राय बच्चन की रचना हो जाएगी। हिमकरीटनी, यहाँ पर जो सही विकल्प नहीं होगा तो वो हो जाएगा विकल्प 2। तो जो हिमकरीटनी है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं होगी। बाकी जो प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की रचना सही है। हम विश्वपाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। और बुद्ध और नाचकर हरिवंश राय बच्चन की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से दिनकर की कौन सी रचना है? तो जो दिनकर की रचना है हो जाएगी उर्वशी, सामधेनी और ये हो जाएगी रसवंती। ये 3 रचनाएं इनकी हो जाएंगी। बाकी जो जय भारत है ये किसकी रचना है? मैथिली चरण गुप्त की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए 66। निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जो सुमेलित करना है, देखिए वैदेही वनवास किसकी रचना हो जाएगी? हरिऔध जी की रचना हो जाएगी। इसके पश्चात है पथी किसकी रचना हो जाएगी? रामनरेश त्रिपाठी की रचना हो जाएगी। फिर द्वापर किसकी रचना हो जाएगी? मैथिली चरण गुप्त की रचना हो जाएगी द्वापर। राष्ट्रीय वीणा किसकी रचना हो जाएगी? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना हो जाएगी ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं 67। कौन सा विकल्प सही नहीं होगा? तो जो विकल्प 3 है, कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सत्य कथन देख लेते हैं। संशय की एक रात में राम के मन का संशय चित्रित है, सही है। उर्वशी का दर्शन पक्ष है, प्रेम और ईश्वर, जैव और आत्म धरातल को मिलाना, सही है। अगला है लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर स्वपन तक का विशाल भारतीय परिवेश चित्रित है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68। स्थापना और तर्क वाला। स्थापना है प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था, सही है। तर्क है
वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए हीरों की कल्पना इसका उद्देश्य है। तो जो विकल्प 1 है ये गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प तो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 69, कौन सा कथन सही नहीं होगा? तो जो विकल्प 3 है ये सही नहीं होगा। वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक नहीं बताया था। यहाँ पर लिखा है बताया गया था, तो नहीं बताया था। आगे जो सत्य कथन होंगे, शिवमंगल सिंह सुमन प्रमुख प्रगतिशील कवि हैं, सही है। प्रगतिशील कविता में पूंजीवाद तथा पूंजीपतियों के प्रति प्रबल आक्रोश है, ये भी सही है। सर्वहारा के प्रति प्रगतिशील कवियों की पूर्ण सहानुभूति है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 70 प्रश्न है, अज्ञे की काव्य रचनाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो विकल्प 4 है, संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती है, तो ये गलत हो जाएगा, नियंत्रित नहीं रखती है। बाकी जो सही कथन होंगे, इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की, सही है। तारसप्तक द्वारा इनकी नई काव्य यात्रा प्रारंभ हुई, सही है। प्रयोगवादी धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 71, धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं होगा? तो जो विकल्प 1 है, इनकी कनुप्रिया और अंधायुग महाकाव्यात्मक रचना है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी अंधायुग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है, सही है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण प्रेम की तन्मयता का प्रश्नाकुलता के साथ मनोहर संयोग मिलता है, तो ये भी सही हो जाएगा। ये आधुनिक संवेदना के कवि माने जाते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 72, निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है? तो जो विकल्प 4 है, व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में है, तो ये नहीं होगी। बाकी देखिए जो सही होंगे, जीवन के प्रति आस्था सही है। अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि सही है। जीवन मूल्यों का पुनर्परीक्षण किया गया है, तो ये भी सही हो जाएगा, पर विकल्प 4 यहाँ पर सही नहीं होगा। तो आपको सभी कथन ढंग से पढ़ने हैं। प्रश्न बनते हैं, देखिए 1 2 3 4 प्रश्न आपके यहाँ से बन जाते हैं। एक प्रश्न में 4 प्रश्न मिल जाए तो और क्या चाहिए आपको। तो ठीक है, यहाँ पर अब मैं वीडियो का समापन कर लेता हूँ। बहुत लंबी वीडियो हो गई है। अब आगे में जितने क्वेश्चन बचते हैं उनको मर्ज कर दूंगा, तो एक वीडियो आपको ले आऊँगा, ठीक है ना। 72 से आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।